अब इतनी आसानी से पूरा होगा। मुझे संक्षेप में यह समझा दीजिए, इससे पहले कि मैं अपने किसी मेहमान के पास जाऊं, उद्धव राज को यह करने की आवश्यकता क्यों आ पड़ी? वो आपसे अलग हुए, लेकिन ये राजनीति है जो उनको करने पर मजबूर कर रही है, बचे खुचा अपना समर्थन हासिल करने के लिए, या और कुछ तस्वीर बड़ी है? देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आज जो कुछ भी वहां हो रहा है, एक पॉइंट और फिर आपके बात का जवाब देता हूं। आज तक मैंने नहीं देखा उन लोगों को बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध कभी इतने आक्रामक होते हुए। 2012 मुंबई का आजाद मैदान, अमर जवान ज्योति तोड़ दी गई और 1 दर्जन टीवी चैनल्स की ओबी वैन तोड़ दी गई। जी, कितना विरोध किया था कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों ने ना? जबकि वो सारा का सारा किस बात के लिए हो रहा था कि एक फेसबुक पोस्ट, फॉल्स फेसबुक पोस्ट, जिसमें कुछ लोगों की लाशें पड़ी थी और कहा गया बर्मा के रोहिंग्या मुसलमान हैं जो बर्मा में मारे गए, जबकि बाद में पता चला वो थाईलैंड के तूफान में मारे गए लोगों की थी। अगर बर्मा के भी मारे गए लोगों की थी तो मुंबई का आजाद मैदान क्यों तोड़ा जा रहा था? उस पर शांति थी, मगर यहां आक्रामकता है। हर प्रबुद्ध नागरिक को इसे समझने की जरूरत है। अब वो दोनों क्यों साथ में आए, तो एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, देखो सत्ता की बलिहारी हो जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की लाचारी ये जमाना बदला जाए। तो मुझे लगता है किस लाचारी में वो साथ में आए हैं, ये जनता भली भांति इसको समझ रही है। और उचित मौके पे मैं एक बिंदु में और भी ऐड करना चाहूंगा, आज भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम भगवान ने चाहा तो इसी साल के अंत तक बन जाएंगे। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी, वर्ल्ड की 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी की इकोनॉमिक कैपिटल, जिसे अब एक बीएमसी को एक नए इंटरनेशनल पैराडाइम के ऊपर नए स्वरूप में उभरना चाहिए, वहां उसको इंटरनेशनल की बजाय रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में लाने का विचार क्या मुंबई के साथ न्याय होगा? ये मैं मुंबई वासियों के साथ पर छोड़। 75,000 करोड़ का बजट है बीएमसी का, और बीएमसी के पहले ये सब कुछ हो रहा है, अपनी जमीन तलाशने की कोशिश हो रही है। ये भी यहां पर हो सकता है, शायद सुधांशु जी वही इशारा कर रहे हैं। लेकिन मीनाक्षी राजवंशी जी, अब मैं आपको यहां पर दूंगा पॉलिटिकल एनालिस्ट, आप सवाल पूछ लें। सर, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि ऑपरेशन सिंदूर कब खत्म होगा, कब हम उसे मान सकते हैं कि वो खत्म हो चुका है? इस विषय में तो सेना ही तय करेगी, मगर आप ये समझ लीजिए, जब तक आतंकवाद है तब तक ऑपरेशन सिंदूर भी चलता रहेगा। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर वो ये सोचते थे पहले एक दौर में कि वो आएंगे, आतंकी हमले करेंगे और चले जाएंगे और भारत सिर्फ चिल्लाता रहेगा और डोजियर्स देता रहेगा, अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर आप कुछ भी करके आएंगे तो फिर भारत डोजियर नहीं भेजेगा, फिर मिसाइल भी भेजेगा। पहले श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस भेजी जाती थी, अब श्रीनगर मुझसे मुजफ्फराबाद मिसाइल भेजे गए हैं। तो इसमें अंतर है। अब इसने एक चीज बहुत स्पष्ट कर दी है, 3 काम जो ऑपरेशन सिंदूर ने किए। नंबर 1, इंडियाज एरा एज सॉफ्ट स्टेट इज ओवर। सेकेंड, न्यूक्लियर ब्लफ खत्म कर दिया कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, ये उन्होंने खत्म कर दिया। और तीसरा, अपने डॉक्ट्राइन में चेंज कर दिया, अब कभी भी कार्रवाई होगी तो हम। और इसमें सबसे बड़ा अंतर जानते क्या किया? देखिए, जो अभी हमारे डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी ने भी बोला था जी, चाइनीज वेपनरी का पहली बार यूज हुआ रियल वॉर में और वो फेल साबित हुए। ऐसे ही होता ना, जैसे कोई गाड़ी आप खरीदने जाते हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल या कार, साहब इतना एवरेज देगी, मेंटेनेंस तो बिल्कुल ही कम है। जब गाड़ी सड़क पे चलती तो समझ में आता है कितना एवरेज दे रही है। तो जब सड़क पे उतरे वो लोग, और इसका प्रमाण ये है कि जो एविक सिस्टम चेंगडू, जो इनकी डिफेंस की कंपनी है चेंगडू में, जो PL-15 मिसाइल बनाती है और F-10 और F-17 एयरक्राफ्ट बनाती है, उसके शेयर्स ऑपरेशन सिंदूर के बाद धड़ाम से नीचे गिरे, 9% से लेकर 20% तक नीचे गिरे। चाइना में सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, उन्होंने पूरी ताकत लगा दी शेयर्स को बढ़ाने में, तो भी वो ऑन एन एवरेज 6% नीचे रहे। उधर भारत की जितनी डिफेंस कंपनीज थी उनके स्टॉक्स बढ़े। HAL का 14% बढ़ा, मझगांव डॉक्स का 22-23% बढ़ा, गार्डन रीच शिपयार्ड कंपनी का बढ़ा, और इतना विश्वास भारत के प्रति बढ़ा कि आपने देखा डेजॉल्ट एविएशन, जो रफाल बनाने वाली कंपनी, उसने फ्यूजलाज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट टाटा डिफेंस को दिया कि भारत में वो आके बनेगा। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि इस लड़ाई में भारत ने एक बहुत स्ट्रेटेजिक सफलता हासिल की है। तो इस दृष्टि से ये अपने आप में बहुत, और इससे जुड़ी हुई चीजें तो अभी बहुत आगे तक चलती रहेंगी। और इससे ज्यादा लास्ट में क्या कहूं कि शहबाज शरीफ का तो वो बयान ही आ गया, याद है आपको वीडियो
कि 9 और 10 की दरमियानी रात हमारे सिपह सलार जनरल आसिम मुरीन ने मुझे रात को 2:30 बजे जगा कर कहा कि हिंदुस्तान ने कई एयर बेसेस के ऊपर हमला कर दिया है और नूर खान एयर बेस के ऊपर भी मिसाइल गिरी है। फिर जाके उन्होंने उज्बेकिस्तान में कहा कि हमने तो सोचा था 4:30 बजे फजर की नमाज के बाद अटैक करेंगे, इंडिया ने पहले अटैक कर दिया। वो मुहूर्त निकालते रह गए, हमारा मुहूर्त पहले आ गया, हमने पहले अटैक कर दिया। तो हर दृष्टि से भारत ने एक बहुत शानदार सफलता हासिल की। ये तो ऑपरेशन सिंदूर की बात हुई सुधांशु जी। अब मैं राजनीति की तरफ ही फिर एक बार लाऊंगा। हम बिहार को भूल न जाएं, इसलिए मैं ला रहा हूं। बिहार में पिछले कुछ दिनों में जो घटनाक्रम हुआ है, 24 या 72 घंटे के अंदर जो हत्याओं का एक सिलसिला आया है, मैं मानता हूं कि कोई सरकार ऐसे मौके पर जब चुनाव हो नहीं चाहती कि इन चीज़ों में फंसे, क्योंकि जनता के सामने जाना है। फिर भी ये सब चीज़ें होती जा रही हैं। वजह वजह इसको जरा गंभीरता समझने की जरूरत है।